या वेलकम लीडर्स, माई सेल्फ पवन पांडे। हम आपका वेलकम करते हैं। पवन पांडे, सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर, अयोध्या पावर सेंटर से आप सभी का आज के सेल्स मास्टरी सेशन में स्वागत है। और सेल्स मास्टरी के सेशन में आप लोगों को हम सेल्स प्रोसेस एंड सेल्स बर्गर को कनेक्ट करते हुए बताएंगे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हम अपने किसी भी मार्केटिंग एरिया में जाएं, हम कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली हम सेल करते हैं, और जब सेल करते हैं तो सेल में ऐसे किस प्रोसेस को हम आइडेंटिफाई करें कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने कॉल को क्लोज करते हैं, राइट। अब हमारे बीच में 64 पार्टिसिपेंट है, हम थोड़ा सा इंटरेक्ट होना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि प्लीज एक बार हमें आप लोग ये बताइए कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम सेल्स में आपको क्या लगता है? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वर्क आपको क्या लगता है सेल्स में क्या है? आप लोग तो जानते हैं ना कि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, तो डायरेक्ट सेलिंग में है तो डायरेक्ट सेलिंग में मतलब एक तो है डायरेक्ट, एक है सेलिंग, राइट। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग कुछ सेल करते हैं तो डायरेक्टली सेल करते हैं, मतलब वहां पे हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, वहां कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता। सबसे पहले हम अपने इमेज को सेल करते हैं, अपने कह सकते हैं फेस वैल्यू, अपने गुडविल को सेल करते हैं। कहने का मतलब आप यहाँ पे समझिएगा, राइट। अपनी नॉलेज को सेल करते हैं, अपने टूल को सेल करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि सेल्स में जब सपोज करिए आप डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन कर लिया आपने और आपको किसी नए ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो व्यक्ति ऑलरेडी अपने बिजनेस में शामिल नहीं है, लेकिन हमें उसको अपना कोई एक प्रोडक्ट, जैसे नॉर्मली लोग हिमोहिम की बात करते हैं या कोई हेल्थ प्रोडक्ट हो गया या कोई 71 पार्टिसिपेंट है। मैं चाहूंगा कि एक बार प्लीज आप लोग जरूर इंटरेक्ट करिए, और जब थोड़ा सा सेशन को आप इंटरेक्टिव बनाएंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। ऐसा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हेजिटेशन। निहार जी ने बोला है कि हेजिटेशन है। ग्रेट। और क्या हो सकता है भाई? सेल्स में है कुछ एक बार थोड़ा सा अपने अंदर की जो स्किल है, जो जैसे भी आप अपना काम शुरू करते हैं उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप आज आपने ज्वाइन किया, और फिर सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आप क्या करेंगे सबसे पहले आप? देखिए, सक्सेस स्टोरी सुनना होता है तो बहुत भीड़ लगती है, ठीक है ना। प्रोडक्ट की नॉलेज लेना होता है, बहुत भीड़ लगती है। लेकिन अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए आपके अपने अंदर का जो शर्म संकोच है उसको दूर करना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग में आते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज लिया, लेकिन अब आप उस नॉलेज को एलिब्रेट कैसे करेंगे? आप देखिए ना, जब सक्सेस स्टोरी होती है, डायमंड मास्टर, साराम की सेल्स मास्टर की खूब भीड़ होती है, 100, 150, 200, 250, 500। लेकिन जहां पर जो आपका क्रिटिकल एरिया है उस पर सेशन होता है तो बहुत कम लोग उसकी वैल्यू को समझ पाते, जबकि वही उनका पेन पॉइंट है, वही उनका पेन पॉइंट है, उस वही उनका पेन पॉइंट आगे चल के गेन पॉइंट बनने वाला है। सबको मालूम है, आज नहीं कल जब तक उस एरिया में सुधार नहीं करेंगे, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि आपको डायरेक्टली बिजनेस में सफल कर दे। देखिए, सेमी सेल्स मास्टर, इवन डायमंड मास्टर तक मैं बता रहा हूँ जा सकते हैं, टीम बड़ी हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के जो सलोनी यूनिवर्सिटी में जो कोर्स अभी चल रहा है, जो उसके हेड हैं बसेश जी, उन्होंने अपने 9 क्रिटिकल एरिया में एक पॉइंट ये भी लिखा है जिसको बोला है रिटेलिंग। अगर आपको रिटेलिंग नहीं आती तब भी आप डायरेक्ट सेलिंग बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, भले आप चाहे यूजर बना रहे हो चाहे खुद यूजर हो। इसको समझना पड़ेगा। वो 9 क्रिटिकल एरिया का एक फैक्टर वो भी है। आप मुझे बताइए कि मान लीजिए आपने कोई शॉप ओपन किया या कोई आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए?
मान लीजिए आपने दुकान को ओपन कर लिया, अब उसमें दुकान में बहुत सारा स्टॉक भरा पड़ा हुआ है, सब कुछ है, काम झाम पूरा फिट है। अब चाहिए क्या आपको? मनी। सर मनी तो आपने लगा दिया, आपने मनी लगा दिया, आपने दुकान ओपन ओपन कर दिया। देखिए आर के सर ने काफी हद तक हिंट दिया है, एम्प्लॉय फॉर सेल, है ना। अब देखिए मैंने बोला कि आपका सब सेटअप एकदम फिट है, सब कुछ फिट है, लेकिन अब चाहिए क्या आप? सेलिंग स्किल चाहिए, एग्जैक्टली सेलिंग स्किल चाहिए, लेकिन सेलिंग स्किल मान लिया आपके पास आ गई, अब क्या चाहिए उसके बाद? मान लिया आज आपने सेशन लिया, सेलिंग स्किल आ गई, अब क्या चाहिए उसके आगे? जैसे मान लिया सपोज एग्जाम्पल करो मैं हूँ, मुझे मेरे अंदर बहुत सेलिंग स्किल है, लेकिन मुझे जाना किसके पास है? आर के सर ने लिखा है कस्टमर। कस्टमर के पहले का एक हिस्सा बताइए। सर रिलेशनशिप इन पीपल, रिटेल करना, ये सब बहुत लास्ट पार्ट है, बीच ऑन रेगुलर बेसिस, सस्ती भी राय सर ने लिखा है। कोई व्यक्ति हमारा कस्टमर तो बाद में बनता है जब हमारे प्रोडक्ट को यूज कर लिया होता है। सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉस्पेक्ट। हम आइडेंटिफाई करें कि हमें किसके पीछे जाना है, किससे बात करनी है। सबसे पहला जरूरी है प्रॉस्पेक्ट। विदाउट प्रॉस्पेक्ट आप कस्टमर को कन्वर्ट कैसे करेंगे? जब प्रॉस्पेक्ट में जाएंगे तो वहीं पे आपको कस्टमर भी मिलेगा, और वहीं पे आप रिलेशनशिप भी बनाएंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज भी देंगे, सब कुछ वहीं पे देंगे। तो सबसे पहला जरूरी है प्रॉस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पर जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम, क्योंकि जाते हैं दो एस्पेक्ट हमारे पास होता है। पहला होता है कि या तो हम इसको ज्वाइन करा देंगे अपने बिजनेस में, या तो हम अपने प्रोडक्ट को सेल करके आएंगे। लेकिन आज हम यहाँ ज्वाइन कराने के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, हम आज यहाँ बात करेंगे। चलिए तो हम लोग प्योर डायरेक्ट सेलिंग के रोल में आ जाते हैं कि मुझे हमने कंपनी से प्रोडक्ट ले लिया, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास 1,50,000 25,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब किसी के पास जाएंगे तो जब हमारे पास प्रॉस्पेक्ट होगा तभी तो जाएंगे उसके पास, नहीं तो लोग सोचते हैं किसके पास जाए। अक्सर आप लोगों ने देखे होगा कुछ नामी गिरामी डायरेक्ट सेलर जो हैं वो ऐड देते हैं कि क्या आपकी डायरेक्ट सेलिंग की में प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट खत्म हो गई है। ऐसा ऐड आता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कभी टीवी पर या मोबाइल पे आता है। वो मेन इंपॉर्टेंट, अगर प्रॉस्पेक्ट खत्म हो गया आपका तो आपका बिजनेस खत्म। तो सबसे पहले हम प्रॉस्पेक्ट को ढूंढते हैं कि हमारा प्रॉस्पेक्ट है, अब हमें उसके पास जाना है। चलिए इन्हीं सब बातों को हम शुरुआत करते हैं कुछ स्लाइड से। स्क्रीन जब शेयर हो जाएगी तो प्लीज बताइए, थोड़ा सा नेटवर्क आज स्लो है, लेकिन शेयर हो जाएगा तो आप बताइए। आई थिंक स्क्रीन क्लियर है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। राइट, अब सबसे पहले हमें बात करनी है कि रिटेल मास्टरी करनी है कैसे? सेल्स में मास्टरी करके, हासिल करके, और उसे सेल्स में हम सेल्स बर्गर वर्ड होता है, मतलब जिसको होता है कि अगले के अंदर हम भूख को जगा दें कि वो हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए उसके अंदर कहीं ना कहीं से क्यूरियोसिटी आ जाए कि अगर नहीं लूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। राइट, तो आज इसी पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। अब उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप उस स्लाइड से देखिएगा कि कैसे हम अपने प्रॉस्पेक्ट को कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास प्रॉस्पेक्ट जनरेट होता है, बोलते हैं जैसे मान कहीं से आपको डेटा मिल गया, किसी मोबाइल कंपनी से मिल गया, कोई टेलीफोन डायरेक्टरी मिल गई है, कहीं से आपको किसी ने आपने आजकल लीड बिकती हैं, आपने पेमेंट कर दिया, उसको लीड मिल गई। अब आपको क्या हुआ कि आपके पास कोल्ड लीड आ गई, उसमें आपने आइडेंटिफाई, उस डेटाबेस से आपको रिसर्च करना होगा और क्रिएट डेटाबेस हर कोल्ड लीड, उसको आप जो कोल्ड लीड है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा, रिसर्च करना होगा, ताकि हम अगले से बात करें।
अब यह मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास 100-200 लीड्स आई, उसमें से मैंने टास्क के पहले चूज किया अपने मतलब विवेक के अनुसार कि इसमें से 10, 20, 50 लोगों से मुझे बात करनी है, वो आपकी आ गई वार्म लीड में। अब जब हम यहाँ बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहले हम उसको कांटेक्ट करते हैं। अब सपोज करिए हमने 20 लोगों से बात किया और उनसे अपॉइंटमेंट लिया, और 20 लोगों में से हमें 5 लोगों ने बोला कि ठीक है आप आ जाइए। कैसे? अब बात होती है, नॉर्मली देखा जाता है कि जो लोग सगे संबंध में होते हैं हम लोग डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को बात कर रहे होते हैं, या मान लीजिए कहीं तुम्हें रेफरल मिला एग्जाम्पल के तौर पे, या कोल्ड लीड हम बात करते हैं, तो हम हमेशा उसको अपनी तरफ से टाइम का 2 ऑप्शन देते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने फोन किया, मान लीजिए मैंने सरमन सर को फोन किया, मैंने बोला सरमन सर मैं फला व्यक्ति बोल रहा हूँ, एडमी इंडिया से बोल रहा हूँ, मेरे पास ऐसा एक प्रोडक्ट आया है, उसके बारे में मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है और मुझे लगता है कि वह प्रोडक्ट आपको सूट करेगा। तो क्या मैं संडे को 12 बजे आ जाऊं या 2 बजे आ जाऊं? ऑप्शन आप देंगे। जब अब या तो अगला व्यक्ति 12 बजे या 2 बजे में से एक टाइम देगा, नहीं तो कहेगा सर संडे शाम को आ जाएंगे। मतलब वो फिर एक टाइम ऑटोमेटिक देना शुरू कर देगा। सबसे पहले आपने 10 से 12 की टाइमिंग बोली, 2 टाइम दिया, तो उसमें क्या हुआ कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको ढालने की कोशिश किया कि ताकि वह आपके सिस्टम में आए। अब अगर आपको मालूम है कि उनकी नीड क्या है, तो आप वहां पर उसका पहले प्रिपरेशन करके जाएंगे कि मुझे किसके लिए बात करने हैं, किस मुद्दे पर बात करनी है, क्या बताना है, उसको भी आगे बताना, राइट। अब प्रोवाइड उसके बाद पहुंचते हैं, वो समझ लीजिए हमारे कस्टमर हो गए, अभी वो हमारे फनल में आए हैं, बात हो रही है, लेकिन प्रोवाइड सेल्स प्रपोजल एंड क्लोज द डील। जब हमारा डील क्लोज हो जाएगा तो हमारे कस्टमर में आएंगे, अभी केवल मेरे वो सेल्स प्रॉस्पेक्ट हैं, अब उनकी हमारी मीटिंग शुरू होगी, राइट। तो कोल्ड लीड प्रॉस्पेक्ट को कभी कम नहीं करना है, ये सबसे पहला जरूरी है। और अगर आपको लीड मिल चुकी है तो उससे आप बात करके अगले के पास जा करके टाइम लेकर के तैयारी करना शुरू कर देना है। अब क्या है कि ये जो लीड्स है उसको नर्चरिंग करना है, ये उसी का पार्ट है। लेकिन इसका यहाँ देखिए, वहां पे कोल्ड वार्म और उसके बाद प्रॉस्पेक्ट के बाद सीधे सीधे था कि आपका कस्टमर बन गया। यहाँ पे क्या है कि लीड, क्वालिफिकेशन, प्रॉस्पेक्ट से सीधे अपॉर्चुनिटी। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने की, जिसका आपने एनालिसिस किया था कि इस व्यक्ति को यह चीज सूट कर सकता है, राइट। जब यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर लिखा जो अपॉर्चुनिटी लिखा है ना, एक अपॉर्चुनिटी तो सिंगल अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज है ना, मतलब बहुत सारी संभावनाएं हैं। केवल हमें वहां पे एक प्रोडक्ट नहीं देना है, वहां पर जाने के बाद हो सकता है, मे भी हो सकता है हमारा प्रोडक्ट ना ले, ये भी हो सकता है हमसे कन्विंस ना हो, लेकिन हो सकता है हम उससे 2, 4, 10 और लीड रेफरल ले लें और आगे हमारे उस एक बंदे से 10 संभावनाओं के दौर खुल जाए कि सर मुझे अपने 10 ऐसे लोगों के नाम बताइए जब लगता है कि जैसे मैंने आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताया, इस प्रोडक्ट की खूबी की जरूरत उनको है। तो नॉर्मली आज के समय दौर में अगर हेल्थ प्रोडक्ट की बात हम करते हैं तो नॉर्मली जो उनकी फ्रेंड सर्किल होती है, लोग एक दूसरे की हेल्थ के बारे में जानते हैं कि फला डायबिटिक है, फला कैंसर है, फला ऐसा है, फला मोटा है, उसको बैलेंस, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहां से आपको जो लीड मिलेगी ना, वहां पर जो लीड मिलेगी वहां पर आसान होगा। देखिए कंज्यूमर तब बनेगा जब हमारे प्रोडक्ट को पहले लेगा, कंज्यूमिंग तो बाद की बात है, पहली बार हम उसको सेल ही कर रहे होते हैं। जब उसको हमारे प्रोडक्ट की ताकत या उसके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते तो वो मेरा कंज्यूमर बन जाता है। कंज्यूमर और कस्टमर में अंतर होता है, इस बात को समझिएगा, राइट। अब जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी की संभावनाओं के द्वार खुल गए तो अब उसके बाद क्या होता है, हम किसी के पास जाते हैं। एक तो होता है हमारा अपना प्री ऑब्जर्वेशन कि हम उसको क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, उसका बजट क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये 3-4 ऐसे फैक्टर हैं जिसमें आपको और जज करने में आसानी होगी कि हम उसको कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं। एक तो जैसे नीड की बात हुई, सबसे पहले क्या होता है बजट। क्या हम सबको हिमोहिम दे सकते हैं? नहीं।
क्या हम सबको हीमो दे सकते? अगर उसका बजट नहीं तो नहीं दे सकते। तो हमें सबसे पहले देखना है कि अगले व्यक्ति फाइनेंशियल पोजीशन कंडीशन क्या है जो हम अपने प्रोडक्ट को देने जा रहे हैं, क्या वह लेने में सक्षम है, फर्स्ट। सेकंड, अथॉरिटी कौन है? क्या मैं किसी व्यक्ति को, उसके बेटे या बच्चे को बताने जा रहा हूँ, या और लेकिन जबकि अथॉरिटी डिसीजन मेकर कोई और व्यक्ति है। तो कोशिश हमेशा कीजिए कि अपने चीजों को जब बताइए तो उस परिवार का डिसीजन मेकर व्यक्ति आपके साथ हो, उसके साथ आपकी मीटिंग हो। मैक्सिमम लीड्स ऐसे क्लोज हो जाती है, छूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे डिसीजन मेकिंग पर्सन नहीं होता। वहां पे फिर आपका टाइम एफर्ट सब खराब जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज को, जैसे होता नहीं किया, जब हथौड़ा चल रहा होता है और आपके तलवार की धार तेज हो रही हो, तो वहां पर क्या होगा? अगर जो सही व्यक्ति वहां पे नहीं है तो धीरे धीरे धार कुंद हो जाएगी। हमारा पर्पज है कि हमें अगले को कस्टमर में कन्वर्ट कर देना, फिर ऑटोमेटिक अगर सेटिस्फाइड होगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी इस लेवल का है, तो कंज्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे टूथपेस्ट ही हो, कोई मतलब उसका फर्क नहीं पड़ता। तो अथॉरिटी की जरूरत जरूर है। अगला, नीड, उसकी जरूरत क्या है? जैसे हम लोगों ने देखा कि जो उनके अपलाइन है, डाउनलाइन है, कोई भी किसी को हिमोहिम खरीदवा दिया, किसी को स्पाइरुना दिला दिया, मतलब कुछ भी दिला देते हैं, क्या वास्तव में उसकी जरूरत वहां है या नहीं है? अगर हम नीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वह हमारे साथ आने के चांसेस 110% बढ़ जाते हैं। पता लगा कि उसको प्रॉब्लम किसी और की है, हम दे रहे हैं तो कोई और प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, नहीं। इसलिए नीड बेस्ड सेलिंग करना आसान होता है, और जब अगले को लगेगा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो बंदा आपका हाथ पकड़ लेगा। तो इस सेल्स क्लोजिंग में हमेशा टाइमिंग का ध्यान रखिए, बहुत लंबा गैप मत दीजिए। आपने बजट आइडेंटिफाई कर लिया, डिसीजन मेकर आपके पास आ गया कि इन्हीं को डिसीजन लेना है, यस या नो, खरीदना है नहीं खरीदना है, और आपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया। हो सकता है आप किसी और प्रोडक्ट को बता रहे हो, लेकिन वहां पे गए तो आपके पास लगा कि नहीं, हमें अगर मेरे पास यह प्रोडक्ट होता तो आज हो सकता मेरा यह प्रोडक्ट भी सोल्ड आउट हो जाता। तो आपके पास विकल्प के तौर पे, जिसे बोलते हैं प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए, ताकि जो आप टाइम लेकर के गए हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम आप नहीं देंगे वहां पे, जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे तो वहां बात जरूर कहेंगे कि सर मैं आपसे मिलना इतने बजे आना चाहता हूँ, मेरा आपको आधे घंटे का समय चाहिए। तो आप मतलब मेक श्योर कीजिए कि आधे घंटे में आपकी बात खत्म हो जाए और अगले से तैयारी हो जाए कन्वर्सेशन की, राइट। अब यहां पर क्या है, जैसे वही बात से पहले आई, आस्क, अफोर्ड एंड अथॉरिटी, ये तीन क्वालिफाइंग एरिया है। पूछिए, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी देखिए, अफोर्डेबिलिटी क्या है, अथॉरिटी कौन है, यहां से काफी हद तक आप अपने कॉल को क्लोज करने के नजदीक हो जाते हैं। उसके बाद रिसर्च द कस्टमर नीड यूजिंग सेल्स बर्गर। अब बात आती है, मैंने एग्जांपल तौर मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के पास गया और मुझे वहां लगा, उनके परिवार में मुझे इस बात का पता लगा कि ठीक इनके परिवार, जैसे अभी कल का सेशन था हमारा, क्या बोलते हैं, बैलेंस लाइफ, बैलेंस, पता लगा कि इनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति बहुत मोटा तगड़ा है, वो अपना वेट लूज करना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी कोई 1-2 कोर्सेज लेके चला रहे हैं। तो वहां पर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जब चर्चा कर रहे होंगे तो वहां पर हम जरूर बताएंगे कि हमारा बैलेंस लाइफ क्या है। और क्या है कि जैसे कल बताया गया था कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या मिलाया गया है, औरों से बेहतर कैसे है, और कैसे काम करता है, काम कैसे करता है, और आपको क्यों लेना चाहिए। अब यहाँ पे बात, अगर हम इसको ये बोलें कि सेल्स बर्गर के रूप में हमें अपनी बातों को केवल 3 लाइन में कहना हो, नॉर्मली सेल्स बर्गर को 3 लाइन में ही कही जाती है। तो अगर हम वहां बात करें कि चलिए ठीक, हमारा जो बैलेंस लाइफ प्रोडक्ट है, मार्केट में जो उपलब्ध प्रोडक्ट है उनसे ज्यादा रिच न्यूट्रिशन से भरपूर है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, और यह काम ऐसा करता है कि ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 2 लाइन में ऐसे बोल दिए, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जब आपने बोला कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका मतलब अदर कंपनीज के प्रोडक्ट को आपने एक इंगित कर दिया कि और सारे प्रोडक्टों में साइड इफेक्ट होंगे।
और आपको इसलिए लेना चाहिए कि ताकि आप बैलेंस लाइफ जी रह सकें और आप का मतलब जो हेल्थ है वह सही रहे, इसलिए आपको लेना चाहिए। 3 लाइन में अपनी बात, प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, आपको लेना क्यों चाहिए, 3 लाइन में अगर आपने अपने अगले को बता दिया तो आपने उसकी नीड को जनरेट कर दिया। इसे बोलते हैं नीड एनालिसिस सेलिंग, सेल्स बर्गर, मतलब आपने उसकी भूख को बढ़ा दिया। जो लोग बोलते हैं खूब लंबी लंबी बातें नहीं समझाना, आधे घंटे में आप कॉल को क्लोज करेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में सेल बर्गर आपने किया तो क्या किया, आप वहां पे अपनी चीजों को ओपन कर दिया, अपनी बात को आपने ओपन कर दिया कि मेरा बैलेंस लाइफ यह है, कैसे काम करता है, और आपको इसलिए लेना चाहिए कि आपको एक बैलेंस लाइफ मतलब रह सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सके। ठीक है, अब यहाँ आपने ओपनिंग कर दिया अपनी कॉल, अब अगले ने अटेंशन देना आपको शुरू किया कि अरे मैं तो मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं यूज कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा है, जो आपने उसको सब कुछ बताया, उसने अटेंशन दिया, अब उसके अंदर डिजायर आई इस बात को लेकर के। ठीक है ना, उस व्यक्ति से भी कुछ क्वेश्चन कीजिए, उत्तर में क्या है, अटेंड टू पेन, पहले उसकी बातों को सुन लीजिए कि उसका दर्द क्या है, और फिर अपने प्रोडक्ट को उसकी डिजायर से कनेक्ट करिए। जब आप अपने प्रोडक्ट को उसकी डिजायर से कनेक्ट करेंगे तब आप ये देखेंगे कि वह व्यक्ति आपके से और बातों में कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वह इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। अब वहां पे आप चाहें तो 1-2 स्टोरी या टेस्टिमोनी शेयर कर सकते हैं। जब आप टेस्टिमोनी शेयर करते हैं तब वहां पर अपनी बातों को एक पुख्ता प्रमाण देते, जैसे मुकदमा चलता है तो वहां पे जब गवाही हो जाती है तो मुकदमा पुख्ता हो जाता है। उसी तरह जब आप कोई टेस्टिमोनी, कोई आपका वीडियो है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, कोई ऑडियो है तो ऑडियो शेयर कर दीजिए, कोई पिक है तो पिक शेयर कर दीजिए, देखिए पहले इतने मोटे थे अब इतने दुबले हो गए हैं, इतना समय, ऐसा कुछ आपको वहां पे कनेक्ट करना है अपने प्रोडक्ट की खूबियों को। अब उसके बाद क्रिएट द हुक, अब आप काम है अपने, जैसे बोलते ना, एक बोलते हैं सेल्स का जाल फेंकना। अब ऑफर क्या है, एक तो आपने बेनिफिट बता दिया, एविडेंस दे दिया डेमो के तौर पे, या पिक्चर दिखा दिया टेस्टिमोनी के तौर पे, राइट। अब क्या है, उसके बाद बीच बीच में आप उससे बात करेंगे, सर आप जो इसके पहले प्रोडक्ट ले रहे थे, वह प्रोडक्ट में आपने लमसम कितना खर्चा कर दिया, आपने कितने समय से ले रहे हैं, ठीक है। तो और उसके बाद कह सकते हैं सर आप इस प्रोडक्ट को कैश लेना पसंद करेंगे या डेबिट कार्ड लेना पसंद करते हैं, सर आप ऑनलाइन यूज करते हैं ऑफलाइन, मतलब आपको बीच बीच में अपनी बातों को सेट करके रखते चलना है ताकि अगला व्यक्ति आप तैयार कर सकें कि वह ऑनलाइन के लिए तैयार हो तो अपना बार कोड, अपना यूपीआई आईडी देना पड़ेगा, और अगर जो लगता है कि नहीं वो कैश दे सकता है तो अपने प्रोडक्ट को आप हैंड ओवर करके दे सकते हैं। तो क्लोजिंग की तरफ जब बढ़ेंगे तो बीच बीच में क्लोजिंग वाले क्वेश्चन पूछते रहना है, राइट। और कोशिश ये किया जाए कि जब हम सेल कर रहे हो तो जैसे मेक इजी, हमें अपने सेल को आसान बनाना। जैसे मान लीजिए अब आप उससे कहते हैं कि नहीं हम प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे अपने ऐप के थ्रू, फिर आप घर पे पहुंचेगा, तब आएगा तब आपको मिल जाएगा, प्रीपेड होता नहीं, वह प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। वह ऑनलाइन जाता है तो भी उसको आप प्रोडक्ट इमीडिएट हैंड ओवर करेंगे। अगर रिटेलिंग में जा रहे हैं, किसी नए व्यक्ति के पास जा रहे हैं, मैं नॉन नेटवर्कर की बात कर रहा हूँ, मैं नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, राइट। और यूपीआई से जाता है, यूपीआई दिया आपने, उसको प्रोडक्ट आपने हैंड ओवर कर दिया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लोग गारंटी मांगते हैं जब आप जा रहे हो तो देखिए अपने एटमी की प्रोडक्ट की गारंटी एटमी खुद लेती है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया 25% 30% आपने इस्तेमाल किया, नहीं फायदा हो रहा है, कोई ऐसा साइड इफेक्ट लग रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप उसको वापस कर सकते हैं। तो गारंटी अगर आपने दिया तो यकीन मानिए आपकी कॉल क्लोज होने के चांसेस 99% क्लियर हो गए। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, जैसे भी देखिए हमारे पास टूथपेस्ट का ऑफर आया है,
या कोई ब्रश है, ऐसा कुछ है, तो वहां पर साथ में आप उसको एज ए गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से उसके अंदर एक अलग मतलब आपको समझने का, बात करने का तरीका रहेगा कि दोबारा फिर, ताकि आप उस जो आप प्रोडक्ट फ्री दे करके जा रहे हैं उसके बारे में दोबारा पूछ सकते हैं, सर इसकी भी जरूरत होगी तो आप लीजिए, हमारी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आप अपने चीजों को क्लोज कर लेते हैं और उससे एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। जो भी बीच में पीछे चैट बॉक्स में हमारे बीच में बातें आई थी कि हमें रिलेशनशिप डेवलप करना। देखिए, कॉल क्लोज होने के बाद, प्रोडक्ट हैंड ओवर होने के बाद वास्तव में सेल्स की सर्विस तभी शुरू होती है कि आफ्टर सेल सर्विस क्या है, आपका फीडबैक लेना, रिव्यू लेना, उसके बाद जरूरत पड़ने पे और भी बीच बीच में इंक्वायरी करते रहना। ऐसा नहीं कि एक बार आपने प्रोडक्ट दे दिया उसके बाद दोबारा उससे आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई, नहीं। आपको हमेशा मतलब बोलते ना कि आंख में आंख डाल के बात करते रहना अपने कस्टमर से, ताकि अगले को लगे कि नहीं, यह व्यक्ति मुझे चिपकाने नहीं आया था, मुझे चमकाने आया था और उसने मुझे चमका दिया, राइट। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं। तो ऑब्जेक्शन, सेल्स के दौरान जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसके लिए आप कभी भी पैनिक मत होइए। जैसे जो मैंने प्रोसेस बताया, इसमें कभी कभी अगले कुछ क्वेश्चन आता है, आप पहले अगले की बात को ध्यान से सुनिए और उसकी बात को अपने से कनेक्ट करते हुए कि सर मैं आपकी बातों से वाक रखता हूं, आप सही कह रहे हैं, कभी भी नहीं कहना आप गलत कह रहे हैं, भले वो गलत कह रहा हो, ताकि कहीं उसका ईगो ना हर्ट, इस बात को ध्यान रखिए। और उसकी बातों को अपने कंपनी के हिसाब से आप क्लैरिफाई करिए कि सर नहीं, हमारे यहाँ कंपनी में ऐसे नहीं, ऐसे होता है। जैसे हो सकता है अगला वो पूछे कि क्या अगर मान लीजिए मैं ऑनलाइन करता हूं तो क्या आप यहाँ कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम है, नहीं है, तो हाँ आप कहेंगे नहीं सर हमारे यहाँ प्रीपेड सिस्टम है, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट इमीडिएटली दे रहा हूँ, बात खत्म, वहीं तक क्लोज कर दीजिए इसका। और नहीं तो अगर बोला कि हाँ ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़े तो आप घर पे आके पेमेंट आप पहले करेंगे, तब वहां पे समस्या क्रिएट हो जाएगी, तो अगला व्यक्ति उसके दिमाग में रहेगा, राइट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्शन को हैंडल करते समय आप पोलाइट रहेंगे, अगले का ईगो कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, चाहे आपका कॉल क्लोज हो या ना हो, क्योंकि ऑलवेज ओपन डोर, अपना दरवाजा हमेशा खुला रखिए ताकि दोबारा जाना हो तो आप दोबारा वहां जा सके। संबंध किसी से खत्म नहीं करना है। और जब आपने उसके ऑब्जेक्शन को एडजस्ट कर दिया, यकीन मानिए कि क्लोजिंग आपकी काफी हद तक क्लोज हो जाती है और फिर वहां पे आपका मामला डन हो जाता है। जैसे मैंने भी आपसे बीच में पूछा था, बताया था कि बीच बीच में कुछ ऐसे क्लोजिंग क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको बीच बीच में रखना होगा। जैसे व्हाट मेथड ऑफ पेमेंट वुड यू लाइक टू यूज, आप कौन सा प्रोडक्ट मतलब कौन सा मेथड से प्रयोग करना चाहते हैं, जब अगर आप प्रोडक्ट का लेते हैं तो बताएगा बीच में, मुझे नहीं मैं कैश ले लूंगा, मैं ऑनलाइन ले लूंगा, ठीक है। या प्रोडक्ट डिलीवरी की बात होती है, जैसे मैंने भी बोला कि अगर आप पास आप वहाँ इमीडिएटली बोल सकते सर मैं प्रोडक्ट आपको इमीडिएट दे दूंगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप तो कहीं ना कहीं से आप धीरे धीरे उसको उसके मतलब बिहेवियर को रीड करते हैं और ये जानते पहचानने लग जाते हैं कि हाँ मेरा कॉल क्लोज होने वाला है। किसके नाम पर इनवॉइस बनाना है, बिल किसके नाम से बनाना। अब देखिए इनवॉइस बिल की बात अगर आती है, क्योंकि देखिए डार्क सेलिंग गाइडलाइंस आने के बाद अब तो नियम आ गया है कि नॉर्मली हम जब अपना प्रोडक्ट अगर हमारे बिलिंग पे होकर के आया है तो हमें किसी और को अगर देना है तो हमें उसके नाम से इनवॉइस बना के देना चाहिए। नियम यही कहता है। अभी जब तक नहीं हो रहा है, जब तक नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में इसको आपको इन प्रैक्टिस कर लेना है, देना पड़ेगा। और नहीं देते हैं तो आप मैं मान चलिए कि आप उल्लंघन कर रहे हैं, कभी भी कोई कंप्लेन होगी तो कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आप रखेंगे ना, या कोई टेक्निकल चीज है तो अलग बात हो गई, टेक्निकल चीज इंस्टॉलेशन ऐसा कोई समस्या वाली बात है नहीं, तो एक अलग पार्ट हो गया। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हम आप रखते हैं तब हमारा जो सेल्स प्रोसेस सामने आता निकल करके, वही सेल्स प्रोसेस इसका यही है। सबसे पहला क्या है, हम आप सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट को ढूंढते हैं, ठीक है ना। प्रॉस्पेक्ट में क्वालिफिकेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस कैटेगरी, किस क्लास के, किस व्यक्ति के पास जाना है और किस प्रोडक्ट को हमें टारगेट करना है अगले से, और वह हमारे इस प्रोडक्ट को लेने लायक है या नहीं है, उसका बजट अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता है, अथॉरिटी कौन है, ये सब चीज रिसर्च करने के बाद तब आप जा करके अपने प्रोडक्ट के यूएसपी को सेल करते हैं, पिच करते हैं। आप वहां पे
प्रोडक्ट की खूबियों को बेचते हैं। हमें आपको प्रोडक्ट की खूबियों को बताना है, ना कि प्रोडक्ट का बहुत गहराई में बताना, किससे बना क्या, बस 2 लाइन में उसकी खूबी क्या है उतना आपने बता दिया, ऑब्जेक्शन को आपने हैंडल किया, कॉल क्लोज। इट्स सिंपल, यही पूरा प्रोसीजर है और यही पूरे इसका सिस्टम है। इसी सिस्टम से अगर हम आप आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए, हाँ ये होता है, देखा गया है कि अक्सर लोग घबरा जाते हैं पहली बार कॉल करे, क्योंकि नॉर्मली उनके पास कोई ऐसा प्रैक्टिस में नहीं होती चीजें, तो अंदर से उनके डर रहता है कहीं ऐसा ना हो मैं रिजेक्ट हो जाऊं। देखिए, अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो यकीन मानिए आप अपने आप को और मजबूत बना रहे हैं। रिजेक्शन और फेलियर ये दोनों आपके, समझ लिया, आपके लिए टॉनिक का काम करेंगे, बशर्ते आप इस बात को मानिए कि यह हमारा, समझ लिए, एक्सपीरियंस था। उससे निराश नहीं होना है कि निराश हो जाएं और नहीं अब मेरी पहली कॉल क्लोज हो गई, दूसरी कॉल क्लोज हो गई। आप बताइए, आप पुराना इतिहास पढ़िए, कितने लोगों ने कितनी कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया तब जाके उनके मतलब प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। कितने लोग कितनी कितनी बार अपने वेंचर को शुरुआत के फेल हुए लेकिन आज जाके सफल हैं, उनको हम लोग बिजनेस टाइकून के नाम से जानते हैं। तो इन सब बातों को समझना पड़ेगा, और जब तक इसको नहीं समझेंगे, देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आना आसान है, जाना आसान है, टिके रहना मुश्किल है। जो टिक गया, जामवंत जी की तरह मतलब फिट है मामला उसका, अंगद जी की तरह पांव जमा दीजिए। तो लेकिन ये सब जो प्रोसेस हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, ये प्रोसेस एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। गलतियां करिए, उन गलतियों से सीख लीजिए, दोबारा वो गलती मत करिए। और जब आपके अंदर वह स्किल जब आ जाएगी तो यकीन मानिए आपको किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, न तो किसी और की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन स्किल, अपने आप को हमेशा स्किल पे इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, और जब आपकी क्षमता बढ़ेगी तो यकीन मानिए हम आप सभी लोग सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट, तो मेरा आज का जो सेशन है इतना, क्योंकि नॉर्मली मैं अपना सेशन आधे घंटे का ही लेता हूँ। बाकी किसी को कुछ और कहना है, कुछ बोलना है तो अपनी बातों को रख सकते हैं। हमारे बीच में